Welcome everyone to this channel. This is Manisha Upadhyay. In this video, we are going to discuss about the further part of this chapter. The name of the chapter is Nationalism in India. प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने रॉयल एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे अपना नॉन कॉपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट करने की, और मैं कोशिश करूंगी कि जिससे आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सोल्ट मार्च से। देखिए, सोल्ट मार्च से स्टार्ट करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक ये जो मूवमेंट है इस पे पूरा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रीजन क्या था महात्मा गांधी जी का सोल्ट मार्च को स्टार्ट करने से पहले। महात्मा गांधी जी ने सोचा कि जो सोल्ट मार्च है वो एक पावरफुल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं टू यूनाइट बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज टुगेदर। देखिए, इंडिया के अंदर जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर रह रहे थे उस टाइम पर हमको सोल्ट को मैन्युफैक्चर करने की और उसको बेचने की और बनाने की जो परमिशन थी वो हमें नहीं थी। अगर हम सोल्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और उनसे बहुत हाई अमाउंट के में टैक्सेस पे करने के बाद में हम जो है उस सोल्ट को यूज करते थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सोचा क्यों ना इस ऐसे हथियार को, इस सोल्ट को एक वेपन बना लूं, एक हथियार बना लूं, ताकि मैं दूसरे कम्युनिटीज को, दोनों कम्युनिटी को एक साथ खड़ा करके जो है एक मूवमेंट स्टार्ट करूं। तो यही था महात्मा गांधी जी का आइडिया बिहाइंड स्टार्टेड दी सोल्ट मार्च। देखिए, अब देखते हैं सोल्ट मार्च से रिलेटेड फैक्ट। तो महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते हैं सोल्ट मार्च को। वो सोचते हैं कि इसको हम एक पावरफुल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, पावरफुल वेपन टू यूनाइट द नेशन। एक पावरफुल हथियार यूज कर सकते हैं, पावरफुल वेपन यूज कर सकते हैं देश को एक साथ जोड़ने के लिए। ये जो मार्च होता है, ये जो मूवमेंट होता है, इसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि 37 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी एक लेटर भेजते हैं, एक लेटर सेंड करते हैं वाइसरॉय को, जिसका नाम होता है इरविन। इनको एक लेटर लिखा जाता है जिसके अंदर लिखी होती है 11 डिमांड्स। उन 11 डिमांड्स को हमें डिस्कस करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ डिमांड्स बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट डिमांड होती है कि जितने भी किसान के अंदर, जितने भी फिजेंट है देश के अंदर, उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया हुआ है उसको आप माफ कर दीजिए। दूसरी डिमांड होती है टू रिलीज आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जितने भी हमारे क्रांतिकारी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको आप रिलीज कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। दूसरी डिमांड ये होती है। और तीसरी सबसे बड़ी डिमांड जो होती है, जिसके ऊपर महात्मा गांधी जी सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और वो होती है सोल्ट टैक्स, कि आप जो सोल्ट टैक्स है उसको जो है रिमूव कर दीजिए। ये लेटर भेजते हैं महात्मा गांधी जी। लेकिन ये जो लेटर होता है ये अल्टीमेटम के साथ में भेजा जाता है, यानी एक डे और एक डेट डिसाइड करते हैं कि जब तक, अगर 11 मार्च तक, ठीक है, ये एक अल्टीमेटम होता है 11 मार्च तक का, कि 11 मार्च तक अगर आपने हमारे इस लेटर का जवाब नहीं दिया और हमारी इन डिमांड्स को स्वीकार नहीं किया तो हम देश के अंदर दोबारा से एक आंदोलन स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी की ये सारी बातों को जो वाइसरॉय होते हैं उस टाइम पर इरविन, वो नजरअंदाज कर देते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद महात्मा गांधी देश के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था सोल्ट मार्च। अब देखिए ये मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट होता है। तो महात्मा गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में, यानी 78 फॉलोअर्स के साथ में जो है इस मार्च को स्टार्ट करते हैं। ये मार्च स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये इस तरह से ये मार्च जो है आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए, इस मार्च जो है 24 दिन चलता है। ठीक है, और इनको 240 मील ये कंप्लीट करते हैं और 10 मील पर दिन चलते हैं। ठीक है, जब भी महात्मा गांधी जी इस मार्च को स्टार्ट करा था महात्मा गांधी जी ने, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रास्ते में उनको मिलते थे और उनके मूवमेंट को ज्वाइन करते थे। ठीक है, तो इस तरह से महात्मा गांधी जी अपना सोल्ट मार्च जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और 6 मार्च वो डेट होती है जिस दिन महात्मा गांधी जी आपके जो गुजरात है वहां पर जो है पहुंच जाते हैं। ठीक है, और उस टाइम पर जो लॉ होता है, ये सोल्ट लॉ जो होता है उसको जो है तोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो ये है आपका नॉन कॉपरेशन, माफ कीजिएगा, ये है आपका सोल्ट मार्च। अब देखिए, इसमें एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मार्च होता है, यानी जो मूवमेंट होता है, ये डिफरेंट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ये किस तरह से डिफरेंट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से? देखिए, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, उस मूवमेंट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी गुड्स थे, फॉरेन गुड्स थे, उनको हमने जो है यूज करना बंद कर दिया। लेकिन इस मूवमेंट के अंदर हमने सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स को यूज करना बंद ही नहीं किया, बल्कि उनके बनाए हुए नियमों, रूल्स, रेगुलेशन को भी तोड़ा। जैसे जो आम पीपल थे, कॉमन पीपल थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि जो सोल्ट था, जो नमक था,
उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक ऐसे तरीके थे जो उससे दिखाता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो डिफर था। सोल्ट आपका जो सोल्ट मार्च है, ये जो मूवमेंट था ये डिफर था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, दूसरा हमने ये भी देखने को मिलता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक मूवमेंट चलाया गया था, ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, जिसके अंदर जो है ट्राइबल्स जो पीपल थे उनको जंगल्स के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करने की परमिशन नहीं थी। इस मूवमेंट के अंदर जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई और बहुत सारे ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिन्होंने जिन्होंने जो है जंगल्स के अंदर जाना स्टार्ट किया और फॉरेस्ट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे उनको यूज करना स्टार्ट किया। तो इस वजह से जो ये मूवमेंट है आपका ये डिफर कराता है आपकी बाकी सारे मूवमेंट से। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम इससे आगे वाली जो चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इससे आगे क्या होता है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसके बदले में किस तरह का जो बिहेव है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करती है या फिर किस तरह से इन सारी चीजों का आंसर देती है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें, तो ये सारी चीजें जो इंडिया के अंदर होती हैं, इन सारी चीजों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो वरिड हो जाती है, यानी परेशान हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान हो जाती है कि अगर यही सब ऐसे चलता रहा तो हमारा जो सपना है भारत के ऊपर कंट्रोल करने का वो हम बहुत जल्दी जो है खो देंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी चलती रहती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे वरीड हो जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोवर होते हैं, एक बहुत बड़े उनके जो है फॉलोवर होते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल गाफर खान। ठीक है, इनके महात्मा गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोवर होते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल गाफर खान। इनको क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको अरेस्ट कर लेती है, इनको अरेस्ट कर लेती है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ये अरेस्ट हो जाते हैं ये। तो इनको अरेस्ट कहां से किया जाता है, इनको अरेस्ट किया जाता है पेशावर से, पेशावर से इनको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे ही इनको अरेस्ट किया जाता है जो लोग होते हैं वो इनके हक के लिए बाहर आते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं और झड़प होती है पुलिस और आम पब्लिक की। ये चीजें कंप्लीट भी नहीं होती हैं, ये चीजें शांत भी नहीं होती हैं। उससे पहले एक और इंसिडेंट हो जाता है, वो जो दूसरा इंसिडेंट होता है वो भारत के लोगों को बहुत ज्यादा शेक करता है, दैट इज कि महात्मा गांधी जी को दोबारा जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हो जाते हैं इसके बाद में। तो महात्मा गांधी जी को कहाँ से अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, उनको कहा किस जगह से अरेस्ट किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इनको अरेस्ट किया जाता है कोल्हापुर से। तो ये जो है आप कह सकते हैं एक आंसर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट द सोल्ट मार्च जो भी महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस तरह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना रवैया पेश करती है भारत सरकार के सामने, यानी इंडिया गवर्नमेंट के सामने उस टाइम की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी जी डिसाइडेड करते हैं टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट को बंद करने की कोशिश करते हैं और इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट को यहाँ पर बंद कर देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी डिसाइडेड करते हैं टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, और उसके बाद में एक पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी और इरविन के बीच में। ये पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931। इसको एक पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में। ठीक है, तो जो वाइसरॉय होते हैं इरविन और महात्मा गांधी जी उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी को बोलते हैं कि हम आपकी कुछ डिमांड्स को फुलफिल करेंगे, हम आपकी कुछ बातों को मानेंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि देखिए भारत ने इंडिया ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है, उन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। जो फर्स्ट होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं जाता, कोई उसको अटेंड नहीं करता। हाँ, हालांकि इसको माना जाता है कि इसको मुस्लिम लीग जरूर अटेंड करती है। मुस्लिम लीग एक जो पार्टी होती है वो जरूर इसको अटेंड करती है। नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी इसको स्टैब्लिश किसने किया था। आप उन पर्सन का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसको मुस्लिम लीग जो है अटेंड करते हैं, लेकिन आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में से कोई मेंबर उसको अटेंड करने के लिए नहीं जाता है।
तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो बर्खास्त हो जाती है, वो एकदम खराब हो जाती है, वो स्वीकार नहीं की जाती ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होती है तो इसको अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी जी जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी की मीटिंग होती है ब्रिटिश गवर्नर से, वाइसरॉय से, और उनके बीच में कुछ डिसाइड होता है। तो पहले महात्मा गांधी जी अपनी कुछ डिमांड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिश जो गवर्नर्स होते हैं उनके सामने रखते हैं। ठीक है, तो उन डिमांड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी डिमांड्स होती है। महात्मा गांधी जी फर्स्ट जो पहली बात उनको बोलते हैं कि हमारे जितने भी आपके हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, ठीक है, उनको कंप्लीटली आप जो है रिलीज कर दीजिए, उनको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, ये जो है फर्स्ट डिमांड होती है, उनको कंप्लीट रिलीज कर दीजिए। सेकंड जो डिमांड होती है महात्मा गांधी जी की वो ये होती है जो टैक्स आपने इम्पोज कर रखा है उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सेकंड ये डिमांड होती है। तो इस तरह की कुछ डिमांड्स होती हैं जो महात्मा गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है उनको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बोल देती हूँ, ये जो पीरियड चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है 1931 का, और ये एक डेट होती है 23 मार्च 1931, जिस दिन ऑनरेबल पर्सन या हम कहें यूथ ऑफ द आइकन, ठीक है, जो हमारे सबके लिए इंस्पिरेशन सोर्स है और हमेशा रहेंगे, भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी हो जाती है। अब देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महात्मा गांधी जी को एक बात बोली जाती है लोगों के द्वारा कि आप इंडिया जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आप जो है कोशिश करेंगे कि जो इनकी जो फांसी है उसको हम टलवा सके, उसको जो है रोक सके। तो महात्मा गांधी जी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये महात्मा गांधी जी की तरफ से एक डिमांड होती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका आंसर किस तरह से देती है इसका सुन लीजिए। जो ये डिमांड होती है कि टू रिलीज आर ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, इसका जो डिमांड है, इसका जो आंसर है ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह से देती है, बोलती है कि हम केवल उन पर्सन को रिलीज करेंगे जिन्होंने कभी किसी दंगे में या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझे हैं, ठीक है, या फिर जिनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा है, उन पर्सन को वी विल रिलीज दैम, बट हर और किसी पर्सन को हम रिलीज नहीं करेंगे। तो जो डिमांड होती है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी की जो डिमांड होती है कि इनको रिलीज कर दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, ये यहाँ पर अस्वीकार किया जाती है। ठीक है, जो सेकंड डिमांड होती है कि जो हमारे फीजेंट्स हैं या फिर जो किसान है, फार्मर्स है, जो फीजेंट है, उनके ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया गया है उससे उनको फ्री कर दिया जाए। इसका आंसर ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है कि हम जो पुराना टैक्स है, जो हमने पुराना टैक्स इम्पोज किया था उससे हम उनको जो है रिमूव कर सकते हैं, उससे हम उनको फ्री कर सकते हैं, बट जो न्यू टैक्स हमने इम्पोज किया हुआ है वो हम नहीं हटाएंगे, वो कंटिन्यू लगा रहेगा। तो ये एक तरह से आंसर होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और इसको साइन कर लेते हैं महात्मा गांधी जी। जब तक वो देश के अंदर वापस आते हैं तब तक हमारे जो लेजेंड होते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनको फांसी हो जाती है। इस वजह से आज प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर भी कुछ लोग हमेशा उनके अगेंस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट था जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पर हुआ था। एक चीज जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुई। इसके बाद एक वो कॉन्फ्रेंस होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आपका मूवमेंट हम चला रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर जो आम लोग थे उनमें से किस किस लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो क्या मिडिल क्लास पर्सन या फिर कोई और कम्युनिटी का ऐसा पर्सन था जिसने इस राउंड टेबल इसमें इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नाम है जो मैं आपको सामने लूंगी कि किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो कौन से थे, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश। गुजरात और उत्तर प्रदेश के जितने भी हाई लैंड ओनर पर्सन थे, यानी जिन्होंने बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उन्होंने ये जो मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने चलाया था, ये आपका मूवमेंट चलाया था, इस मूवमेंट के अंदर जो है इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जो मेन एजेंडा था उनका इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का वो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहते थे कि जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले क्या होता था कि जितने बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, ठीक है, वो अपनी जमीन के ऊपर जो किसान होते थे उनसे काम करवाते थे, ठीक है, और फिर उनको पैसे देते थे और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करते थे। लेकिन बीच में जो क्राइसिस आया था 1926 का, ठीक है, बीच में जो 1926 का जो क्राइसिस आया था इकोनॉमिक डिप्रेशन का, उससे क्या हुआ था, उस टाइम के अंदर क्रॉप्स फेल हो चुकी थी और जो मुनाफा और जो प्रॉफिट इनको मिलने वाला था, जो प्रॉफिट इनको मिलता था वो बंद हो चुका था पूरी तरह से। ठीक है, इस वजह से इनके ऊपर टैक्स इम्पोज हो रखा था।
ये अनेबल थे टू पे द टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनका मेन एजेंडा था इस टाइम के अंदर कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस टैक्स से हमको रिलीज कर दे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये इनकी डिमांड थी। ये माना जाता है कि उस टाइम के मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि इंडिया को जो है स्वराज मिल जाए। इनकी इंटेंशन थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इनके टैक्स को पे कर दे। तो जब महात्मा गांधी जी आपके इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, इस मूवमेंट को जो है 1931 में इसको बंद करते हैं, 1931 में कॉल ऑफ करते हैं, तो इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल गिर जाता है और इनकी जो अपेक्षा होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो पूरी तरह से खाली हो जाती है। इसके बाद में जब महात्मा गांधी दोबारा इस मूवमेंट को आगे स्टार्ट करते हैं 1932 में, ठीक है, तो जो इनकी डिमांड्स होती है, यानी 1932 में महात्मा गांधी जी दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1932 में जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है तो जितने भी हाईलैंड और पर्सन होते हैं वो इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो डिनाई कर देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि महात्मा गांधी जी क्यों 1932 में इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। जब महात्मा गांधी जी वापस आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद में, तो वो देखते हैं कि जैसे वो भारत के अंदर आते हैं, एक तो सबसे पहले उनका बहिष्कार होता है, लोग उनका जो है प्रोटेस्ट करते हैं उनके अगेंस्ट कि आप वापस जाइए, आप भगत सिंह जी की फांसी को जो सुलझाने में या फिर उस केस को सुलझाने में असफल हुए हैं। लेकिन जो दूसरी चीज से उनका सामना होता है वो ये होता है कि आपकी जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं और अब्दुल गाफर खान होते हैं उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको रिलीज करने के लिए महात्मा गांधी जी दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं 1932 में, जिसके अंदर जो आपके हाई लैंड ओनर पर्सन होते हैं वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। तो जो आपके इसके अंदर जो अगर हम बात करें तो लैंड ओनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम दूसरे पर्सन की बात करें तो जो पुअर फिजेंट्स होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो किसका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होता है। तो जो आपके पुअर फिजेंट या फिर किसान होते हैं उनका जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो नॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट कौन करता है? हाईलैंडर्स, ठीक है। ये आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकंड पॉइंट मुझे आपको बताना है वो ये बताना है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्या उन लोगों ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? तो जी नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का भी कोई पार्टिसिपेट नहीं था। लेकिन एक जगह है जहां पर इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट किया था, वो जगह है आपकी नागपुर। नागपुर के जो कुछ वर्कर्स थे उन लोगों ने इस मूवमेंट के अंदर जो है थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ठीक है। और इन्होंने बॉयकॉट स्टार्ट किया फॉरेन गुड्स का, ये कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट्स के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया। अब हम बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसकी लिमिटेशन क्या थी। इस मूवमेंट की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो ये थी कि सोसाइटी का हर वर्ग इस मूवमेंट के साथ में पार्टिसिपेट नहीं करा था। देखिए मैं आपको इसकी लिमिटेशन बता देती हूँ कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, कि व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट्स की जो है लिमिटेशन क्या क्या थी, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिटेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है कि जितना हम बोलते हैं कि ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो पीपल थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। अब देखिए ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर मैं किसको बोल रही हूँ, जो पुअर फिजेंट है उनका पार्टिसिपेंट्स इसमें नहीं था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, सिर्फ नागपुर को छोड़कर कोई इंडस्ट्रियल वर्कर्स नहीं था जिसने इस मूवमेंट के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया, उनका पार्टिसिपेट नहीं था। जो तीसरा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे और वो है डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन ट्रोडन सेक्शन। डाउन ट्रोडन सेक्शन का मतलब होता है यानी वो पीपल जो उस टाइम के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी या लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, ठीक है, या फिर हम उसको उनको कह सकते हैं अनटचेबल्स, ठीक है, जो अनटचेबल्स थे उन लोगों का जो है इस मूवमेंट के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ये वो इस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशन थी, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इस मूवमेंट के अंदर ये एक पॉइंट समझ लीजिए कि इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जो रिच पीजेंट्स थे, ये जो लैंड ओनर्स थे, वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके अंदर एक ऊपर वर्ग के व्यक्ति और एक लोअर कास्ट का व्यक्ति दोनों एक साथ मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम के अंदर सोसाइटी के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो नीचे वर्ग के लोगों के साथ में चलना फिरना घूमना ये पसंद नहीं करते थे और ये अलाउड नहीं था सोसाइटी के अंदर। तो महात्मा गांधी जी का भी इसकी तरफ अभी तक तो कोई इंटेंशन जो है इधर ध्यान नहीं गया था। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने उनके हक के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं गया, ठीक है।
सो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि इस सोसाइटी के अंदर, सॉरी इस मूवमेंट के अंदर उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल जीरो था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है कि लिमिटेशन थी इस मूवमेंट की जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी। उस टाइम पर जो अनटचेबल सोसाइटी था, जो अनटचेबल सेक्शन था सोसाइटी का, उनका पार्टिसिपेशन बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा जीरो था। ठीक है, देखिए उस टाइम के अंदर उन लोगों को बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन थी, उनके ऊपर बहुत सारी तरह की रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर इम्पोज कर रखी थी। ठीक है, जैसे उनको जो है पब्लिक वेल्स के अंदर जाना मना था। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड बातें हैं जो उस चीज के अंदर मेंशन थी। तो क्लास आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया आपका सॉल्ट मार्च, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ दिस मूवमेंट, और कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। आज हमने यही सब चीजें डिस्कस की हैं आपकी। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट फिनिश करने की कोशिश करूंगी कि जो आपका चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारी वीडियोस इस चैप्टर की बन चुकी हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल ट्राई कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से कम्प्लीटली समाप्त करूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगर मुझे आपको लगता है कि मुझे अपनी वॉइस में या फिर स्किल्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इन माई कमेंट बॉक्स। टिल देन थैंक यू सो मच।